दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ बाढ़ आने की वजह से जिस जगह ये कार्स पानी में डूबी है ना, वो जगह भारत या अमेरिका की नहीं है, बल्कि रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद दुबई का है। जी हाँ, वही दुबई जो महज 3 अप्रैल 2024 की सैटेलाइट इमेजेस में चारों तरफ से सूखा पड़ा था, उसी जगह 19 अप्रैल को ऐसी बाढ़ आ गई कि उसे अंतरिक्ष तक विटनेस किया जा रहा था और पानी को निकलने तक की जगह नहीं मिल रही थी। अब लोग इसका जिम्मेदार बता रहे हैं दुबई में होने वाली आर्टिफिशियल रेन को, लेकिन वो तो यहाँ साल 1982 से ही हो रहा है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुबई में बाढ़ तो आई ही आई, साथ ही साथ पूरा आसमान हरा भी हो गया। वेल, आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वेल दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये घटना आर्टिफिशियल रेन, जिसे क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं, उससे जुड़ी हुई है। बट द क्वेश्चन इज कि ये क्लाउड सीडिंग होता क्या है। तो आओ सबसे पहले इसे समझते हैं। देखो, जब जमीन या नदियों में मौजूद पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तो वो बादल का रूप ले लेता है और वाटर ड्रॉपलेट्स उसी बादल के अंदर जमा होने लगती है और इकट्ठा होने लगती है। अब जब किसी बादल में मौजूद वाटर ड्रॉपलेट्स इतनी भारी हो जाती है कि बादल उन्हें अपने अंदर कंटेन नहीं कर पाता, तभी ये ड्रॉपलेट्स नीचे जमीन पर गिरने लगती है, जिसे हम और आप बारिश के नाम से जानते हैं। हालांकि ये तो हो गई नॉर्मल वाटर साइकिल की बात, मगर तब क्या जब किसी बादल के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा ही ना हो पाए, या यूं कहे कि ऐसी जगह का क्या जहां पर वाष्पित होने के लिए पानी ही ना हो। वेल, इन्हीं जगहों पर ना कंडेंसेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, जिस वजह से बहुत ज्यादा बादल यहाँ पर नहीं बन पाता और इसी कारण से यहाँ का रेनफॉल रेट भी काफी कम होता है, जिसका एग्जाम्पल दुबई और मिडिल ईस्ट के हर देश हमेशा से रहे हैं। क्योंकि यहाँ के किनारों पर मौजूद समुद्र को हटा दिया जाए तो जमीनी सतह पर इन देशों में इतनी पानी ही नहीं मौजूद है। अब अगर इस पानी के चैलेंज को हमेशा चैलेंज की तरह ही देखा जाता तो मिडिल ईस्ट कभी भी ग्रो नहीं कर पाता। बट मिडिल ईस्ट रैन फॉर द सॉल्यूशन एंड द आंसर वाज टेक्नोलॉजी। देखो, वैज्ञानिकों को यह तो पता था कि उन्हें आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करने के लिए बादलों को एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचाना होगा जिस पर पहुंचकर वो बादल अपने अंदर स्टोर्ड वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड ना कर सके। इस पॉइंट को साइंस की लैंग्वेज में सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है। एंड क्लाउड सीडिंग और कुछ नहीं बल्कि बादलों को इसी पॉइंट तक आर्टिफिशियली पहुंचाने की टेक्निक होती है। तो देखो, साल 1940 से ही वैज्ञानिकों द्वारा क्लाउड सीडिंग आइडियाज प्रपोज करने और उनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए गए थे, जिनका मेन एम था क्लाउड्स में ऐसे कंपाउंड्स को इंसर्ट करना जिससे कि उनमें मौजूद वाटर ड्रॉपलेट्स हेवी होकर नीचे आने लगे। और आने वाले कई दशकों तक ढेरों थियरीज और एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देने के बाद फाइनली लेट 1990s में यूएई ने अपना क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम शुरू किया। और आज आप खुद ही देख सकते हैं कि यूएई कैसे मन मुताबिक जब चाहता है तब बारिश करवा लेता है। अब इसके लिए यूएई पहले एयरक्राफ्ट से या ग्राउंड बेस्ड फैसिलिटीज की मदद से ऐसे क्लाउड्स को ढूंढते हैं जो इस सीडिंग लायक वाटर को अपने अंदर स्टोर करते हो। आफ्टर ऑल देखो, ड्रॉपलेट्स को हैवी करना तभी पॉसिबल है जब क्लाउड के अंदर ड्रॉपलेट्स मौजूद होंगी। अब एलिजिबल क्लाउड्स को ढूंढने के बाद मेजरली एयरक्राफ्ट्स के थ्रू चुने हुए बादलों के ऊपर सॉल्ट्स जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड्स, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस रिलीज की जाती है, जिससे कि उस क्लाउड में मौजूद वाटर वेपर्स आइस क्रिस्टल बनकर भारी हो जाते हैं और बाद में सैचुरेशन पॉइंट हिट करने के बाद नीचे गिरने लगते हैं। हालांकि यही आइस क्रिस्टल्स जब नीचे धरती की तरफ गिरते हैं तब ये आसपास के एनवायरनमेंट और टेम्परेचर की वजह से मेल्ट होकर पानी बन जाते हैं, क्रिएटिंग द इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल रेन। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये केवल किसी एरिया में ड्राउट या पानी की कमी को दूर करने के लिए ही की जाती है, बल्कि इसके बहुत से और यूज केसेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना ऑलमोस्ट हर साल बीजिंग जैसे शहरों में क्लाउड सीडिंग की मदद से बारिश करवाता है ताकि उस एरिया में मौजूद एक्सटेंसिव पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। और इसे देखते हुए रिसेंटली दिल्ली में भी पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए क्लाउड सीडिंग यूज करने का आइडिया प्रपोज करने की सोची जा रही थी। हालांकि जो दुबई अपनी पानी की समस्या को दूर करने के लिए क्लाउड सीडिंग करवाता था, आज वहीं पे भयानक बाढ़ आई हुई है। तो क्या इस बाढ़ के पीछे सच में आर्टिफिशियल रेन का ही हाथ है?
तो देखो भाई, दुबई के फ्लड के पीछे दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। एक है इन्वायरमेंट और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, यूएई की खास बात यह है ना कि जहां बाकी देश क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड जैसे आर्टिफिशियल केमिकल्स का यूज करते हैं ना, वहीं पर यूएई केमिकल से दूर रहकर नेचुरल सॉल्ट्स में टाइटेनियम ऑक्साइड मिला के एक नैनो मटेरियल क्रिएट करते हैं और क्लाउड सीडिंग के लिए उसे ही प्रेफर करते हैं, जिस वजह से उनका क्लाउड सीडिंग का तरीका बाकी देशों से ज्यादा सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है। बट अगर सब इतना ही इको फ्रेंडली था तो सवाल ये आता है कि दिक्कत आई कहां पर। तो देखो, यूएई ने साल 1949 से ही अपनी रिकॉर्ड कीपिंग शुरू की थी और इस साल होने वाली ये बारिश यूएई के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बारिश है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पूरे साल में करीब 3.73 इंचेस बारिश होती है ना, वहां महज 24 घंटे में 5.59 इंचेस रेनफॉल हुई है। हालत इतनी खराब हो गई कि देश भर के स्कूल्स बंद कर दिए गए और ऑफिसेस में वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी किया गया ताकि सेफ्टी इंश्योर किया जा सके। और इसका कारण क्लाउड सीडिंग नहीं थी बल्कि क्लाइमेट चेंज था, क्योंकि ये बारिश और तूफान सिर्फ दुबई तक ही सीमित नहीं थी बल्कि बहरान, ओमान, कतर और सऊदी अरेबिया में भी ऐसे हालात रिपोर्ट करे गए थे। और केवल यही नहीं, एसरा अलनाबी जो नेशनल सेंटर फॉर मीटियोरोलॉजी यानी कि एनसीएम में सीनियर फॉरकास्टर है, उन्होंने खुद आगे आके ये बात कंफर्म की कि इस स्टॉर्म के डेट के आसपास कोई क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन किया ही नहीं गया था जिससे कि बारिश हो सके, बल्कि इसका तो हमें एक अलग ही कल्प्रिट देखने को मिला, विच वाज क्लाइमेट चेंज। दरअसल देखो, लगातार होने वाले क्लाइमेटिक चेंजेस से दुबई के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बन गया है, जिसके तहत अलग अलग एटमॉस्फेरिक लेवल्स पर अलग अलग टेम्परेचर्स फॉर्म हो रहे थे, जिससे एनवायरनमेंट में प्रेशर फ्लक्चुएशंस क्रिएट होने लगी और यही आगे जाकर खतरनाक तूफान को अंजाम देने का कारण बनी। और केवल यही नहीं, इसका कारण बढ़ता हुआ ग्लोबल टेम्परेचर भी है। देखो, गर्म हवा ठंडी हवा के कंपैरिजन में ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करती है और इसे अगर हम क्वांटिफाई करें ना, तो हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर हवा करीब 7% और मॉइस्चर को होल्ड कर पाती है। इन शॉर्ट, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी गर्म दुबई का टेम्परेचर भी इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसकी एयर ने हर बार के कंपैरिजन में और ज्यादा मॉइस्चर और वाटर स्टोर किया, जिस वजह से बारिश की इंटेंसिटी भी बढ़ गई। एंड दिस हैपेंड। टेक्निकली ये बारिश इतनी ज्यादा भी नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा बारिश तो हमारे राजस्थान में हो जाती है। मगर एक और दिक्कत क्या रही कि पानी को निकलने का रास्ता ही नहीं मिल पाया। देखो, दुबई में इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन ही नहीं किया गया है जो कि इस लेवल की बारिश में भरने वाली पानी को निकलने दे, जिस कारण पानी और भरता चला गया और बहुत से इलाकों की नॉर्मल बारिश दुबई में बाढ़ की वजह बन गई। हालात अब सही हो रहे हैं, पर ये अंत नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के प्रोफेसर रिचर्ड एलन इस मुद्दे को उठाते हुए कहते हैं कि जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, वैसे वैसे एयर की मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी और पहले से कई गुना ज्यादा खतरनाक और इंटेंस तूफान आते रहेंगे। इसलिए रेदर देन बीइंग कंसर्न्ड अबाउट फिलिंग रोड्स, वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट डिक्रीजिंग कार्बन फुटप्रिंट, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में ना सोचना पड़े। हालांकि ये इकलौती ऐसी चीज नहीं थी जिसने मीडिया को हिला कर रखा, बल्कि इसी बीच दुबई में एक और अद्भुत नजारा देखने को मिला था, जब आसमान अचानक से हरा हो गया था। और इसे भी कुछ लोग क्लाउड सीडिंग का हार्मफुल इफेक्ट समझने लगे थे, मगर इसका क्लाउड सीडिंग से कोई भी लेना देना नहीं था। इस फेनोमेना को बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन के रिसर्च मेटेरोलॉजिस्ट स्कॉट बैकमियर ने, जिन्होंने बताया कि जब भी आप किसी ब्लू ऑब्जेक्ट में रेड लाइट डालते हैं ना, तो वो हल्की ग्रीन दिखती रहती है। और इस कंडीशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब देखो, ऐसे विजन्स तभी देखने को मिलते हैं जब टारगेट क्लाउड एटमॉस्फेयर में काफी ऊंचाई पे तो मौजूद हो ही हो, साथ ही साथ उसमें वाटर वेपर, हैवी हेल और ऐसी तमाम चीजें उसे फिल अप करके रखी हो। कुल मिला के तूफान के वक्त बनने वाले आइडियल क्लाउड्स। अब चूंकि इन बादलों के हाइट सामान्य बादलों के ऊपर होता है, इसीलिए जब इन बादलों में मौजूद स्लाइटली ब्लू कलर वाले वाटर वेपर्स और हेवी हेल पार्टिकल्स सूरज से आने वाली रेड लाइट के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो वो दोनों लाइट स्पेक्ट्रम्स का कॉम्बिनेशन एक ग्रीन ह्यू को जन्म देता है। और दुबई के आसमान में तूफान के बीच ये ग्रीन ह्यू हमें इस फेनोमेना के कारण ही देखने को मिली थी, जिसे लोग हरा बादल कहकर इंटरप्रेट कर रहे थे।
यूएई इज ट्रूली ए विजनरी जिसने क्लाउड सीडिंग तक को इको फ्रेंडली बनाने की सोची, मगर यूएई में होने वाली क्लाउड सीडिंग को यूएई की कौन सी अथॉरिटी कंट्रोल और रेगुलेट करती है, इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। देखते हैं कि आप में से कितने लोगों को पता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसमें कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें भी बताओ कि दुबई में असल में हुआ क्या था। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो आपको ये वाले वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगी, जिसमें हमने बात किया है पृथ्वी के काफी पास मौजूद एक ब्लैक होल के बारे में। एक ऐसा जायंट ब्लैक होल जो कि हमें दिख ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हमें इसे पता लगाया। कैसे पता लगाया, यहाँ पे टैप करके देखो। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।